ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गोपाल जी प्रधान हूँ। मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी पढ़ाता हूँ। आज हम साहित्य के इतिहास दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत साहित्य का इतिहास और समकालीनता विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साहित्य के इतिहास और बदलते समय का संबंध समझ सकेंगे। बदलते समय में बदलते विचार और साहित्य इतिहास के रूप समझ सकेंगे तथा साहित्य के इतिहास लेखन पर भूमंडलीकरण और उदारीकरण के प्रभाव देख सकेंगे। इतिहास की जो धारणा है उसी में यह शामिल है कि इतिहास अतीत का अध्ययन होता है। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अतीत ही इतिहास होता है। तो बात ये खड़ी होती है कि फिर इतिहास और समकालीनता में क्या संबंध है, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास और वर्तमान समय यानी समकालीनता में क्या संबंध है। अब आप देखेंगे कि साहित्य के इतिहास का अनुभव अनेक कारणों से लोग करते हैं। साहित्य का इतिहास समय के बदलने पर लोगों को ऐसा एहसास होता है कि अब साहित्य के इतिहास की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, और इतिहास जो है वो बीती हुई घटनाओं का संकलन और संपादन ही नहीं होता है, वह वर्तमान का अतीत भी होता है। जो इतिहास होता है वह परंपरा का वाहक भी होता है। आप जानते हैं कि किसी युग के बहुसंख्यक समाज में परंपरा का जीवित बोध बना हुआ हो तो शायद साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जिस जाति के लिए सारी परंपरा एक जीता जागता सत्य हो, उसे अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। साफ है इससे कि साहित्य के इतिहास की आवश्यकता का सवाल इस एहसास से जुड़ा हुआ है कि किसी खास समय के लोगों को अपने अतीत से उनका अपना ही रिश्ता कैसा महसूस हो रहा है। असल में जब भी समय बदलता है तो कुछ नई चुनौतियां सामने आती हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम अक्सर अतीत में जाते हैं, उससे प्रेरणा लेने के लिए उस अतीत का सर्वेक्षण करते हैं। यही सर्वेक्षण हमारा इतिहास लेखन होता है। जो अतीत का हम सर्वेक्षण करते हैं वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए, उसी को आमतौर पर इतिहास लेखन कहा जाता है। और साहित्य का यह जो इतिहास लिखा जाता है, यह ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने वाले छात्रों के लिए अथवा अध्यापकों के लिए उपयोगी होता है, बल्कि यह जो साहित्य का इतिहास है वह पाठकों और आलोचकों के लिए भी उतना ही उपयोगी होता है जितना छात्रों और अध्यापकों के लिए होता है। क्योंकि कई बार छात्र ही उस साहित्य के पाठक भी होते हैं और अध्यापक ही उस साहित्य के आलोचक भी होते हैं। इसलिए साहित्य का इतिहास सिर्फ छात्रों, अध्यापकों, पाठकों और आलोचकों के लिए ही नहीं बल्कि रचनाकारों के लिए भी उपयोगी होता है। क्योंकि रचनाकार भी विशेष समय के साहित्य में, इतिहास में अवस्थित होकर के साहित्य का सृजन करते हैं। इसलिए साहित्य का इतिहास रचनाकारों, पाठकों और आलोचकों सबके लिए समान रूप से जरूरी होता है। साहित्य के इतिहास का एक उद्देश्य जो होता है वह यह कि साहित्य के विकास की गति क्या है इसका पता चल सके, और साहित्य का विकास जिस दिशा में हो रहा हो उस दिशा का बोध भी पाठक को हो सके। और यह बोध रचनाकार के लिए भी आवश्यक होता है, पाठक के लिए भी आवश्यक होता है, और साहित्य के विचारक के लिए भी आवश्यक होता है। इसलिए साहित्य का इतिहास केवल अकादमिक रुचि के लिए नहीं बल्कि जो इतिहास निर्माण की प्रक्रिया है उसका अंग होता है साहित्य का इतिहास। इसलिए साहित्य के इतिहास की आवश्यकता अध्यापकों को भी पड़ती है, रचनाकारों को भी पड़ती है,
विद्यार्थियों को भी पड़ती है, पाठकों को भी पड़ती है और पूरे समाज को पड़ती है, क्योंकि पूरा का पूरा समाज समय के बदलने से पैदा हुई नई चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ नए तरह के कार्यभार तय करना चाहता है और इसलिए वह अपने अतीत पर निगाह डालता है और तब वह अपने भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करने के लिए अतीत से प्रेरणा लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर हमें निराला लिखित राम की शक्ति पूजा का अध्ययन करना है, तो राम की शक्ति पूजा का अगर हमें अध्ययन करना है तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इससे पहले राम कथा को तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में जिस तरह से व्यक्त किया है, उसकी खूबियों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक निराला की राम की शक्ति पूजा में राम का जो नए तरह का चरित्र गढ़ा है निराला ने, उसका हम अच्छी तरह से पता नहीं लगा सकते हैं। इस तरह से साहित्य का इतिहास साहित्य के साथ ही साथ समाज के चरित्र और स्वभाव की भी जानकारी देता है, क्योंकि शुक्ल जी ने लिखा ही है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो चूंकि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है साहित्य, इसलिए साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी समाज, उसके भीतर रहने वाली जनता, उसकी चित्त वृत्तियाँ और इस तरह से उसके स्वभाव का भी हमें पता चलता है। साहित्य के इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि किसी खास समय के साहित्य का रुझान किस ओर था, साहित्य के इस विशेष रुझान का कारण क्या था, क्योंकि किसी विशेष समय में साहित्य के एक खास दिशा में चलने का कारण उस समय समाज और विशेष परिस्थिति में निहित होता है। आमतौर पर यह जो समय का बदलाव होता है, जिससे साहित्य के नए इतिहास की आवश्यकता का बोध होता है, वह बदलाव किसी एक ही दिशा में नहीं होता है, बल्कि यह बदलाव आम तौर पर चौतरफा होता है। लोगों को अपने जीवन के हर एक अंग में एक तरह के बदलाव का एहसास होता है, जिसके कारण उन्हें यह लगता है कि अपने इतिहास को देखा जाना चाहिए। इस लिहाज से अगर हम वर्तमान दुनिया पर विचार करें तो हमें लगता है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के बाद की जो दुनिया है, ये अपने पहले की दुनिया से हर एक मामले में अलग हो गई है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आम तौर पर यह माना जाता था कि एक तरह का शीत युद्ध का माहौल है, कोई ठोस आमने सामने का युद्ध नहीं हो रहा है और लोग एक तरह की मानसिकता में थे कि कोई हमें बड़े युद्ध देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि छोटे छोटे युद्ध जगह जगह पर दिखाई पड़ेंगे। ऐसा माहौल हमें 20वीं सदी में, पूरी की पूरी 20वीं सदी में दिखाई पड़ता था। लेकिन समय का जो बदलाव हुआ है, उससे शीत युद्ध का यह जो वातावरण था वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। जो बदलाव आया है वह यह हुआ है कि हथियारों की मौजूदगी है, लड़ाइयाँ लगातार हो रही हैं और युद्ध पूरी की पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर रोज़मर्रा की बात हो गई है। हम लोग, तमाम लोग, जो एक पूरी पीढ़ी थी जो मानती थी कि युद्ध खत्म हो चुका है समाज से, अब उसे इस परिस्थिति के समक्ष आना पड़ा है कि युद्ध हमारे जीवन की रोज़ बरोज़ की घटना हो गई है। यहाँ तक कि यह भी माना जा रहा था कि जो तीसरी दुनिया के स्वाधीनता आंदोलन थे, उन्होंने साम्राज्यवाद को एक तरह से ख़त्म कर दिया है। लेकिन आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद की चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि एक तरह से उपनिवेशवाद की पुनः स्थापना हुई है। इसी बात को घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा ने भी कहा था कि
उपनिवेशवाद की वापसी हुई है और यह उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की चरम अवस्था है। उनका यह अभिप्राय था कि जो पुरानी औपनिवेशिक ताकतें थीं उन्होंने तथा नई जो औपनिवेशिक ताकत आई है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने जो ब्रेटन वुड्स के संस्थाएं हैं, विश्व बैंक, IMF इत्यादि इत्यादि के जरिए उसने विश्व बाजार को नियंत्रित कर लिया है, बहुराष्ट्रीय निगमों का पूरी दुनिया में जाल फैला दिया है तथा एक हद तक सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए उसने उपनिवेशवाद से मुक्त हुए जो तीसरी दुनिया के मुल्क थे उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया है। इसी बात को हैरी मैकडॉफ ने एक किताब में लिखा था कि यह जो वर्तमान अवस्था है इसमें जो साम्राज्यवाद हम देख रहे हैं उस साम्राज्यवाद का कोई उपनिवेश नहीं है, बल्कि यह उपनिवेश रहित साम्राज्यवाद है। एक तरह से हम जिस अतीत को दफनाया हुआ मान रहे थे उसकी पुनः वापसी हुई है, यानी साम्राज्यवाद को हमने ख़त्म मान लिया था, वह साम्राज्यवाद नव उदारवाद के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में फिर से वापस आया है। और उस वापस आने के साथ वह साम्राज्यवाद एक तरह से वित्तीय पूंजी के रूप में आया है, जिसने सट्टेबाजारी की पूरी दुनिया में एक तरह की व्याख्या कायम कर ली है। और यह जो सट्टा आधारित पूंजीवाद का विकास हुआ है उसी ने एक तरह से नए तरह का निजीकरण को भी दौर दिया का प्रारंभ किया है। और इन तीनों को मिलाकर ही भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इन तीनों को ही मिलाकर के इस नए समय को व्याख्यायित किया जाता है। तो एक तरह से दुनिया के बदलने का यह एहसास हमको एक आर्थिक जगत में और उसी के साथ सांस्कृतिक जगत में, हमारे बोध में युद्धों की मौजूदगी के कारण पूरे के पूरे समाज को समय के बदल जाने का एहसास हो रहा है। यह जो बदलाव है जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के साथ हुआ है, उसी के साथ एक नई चीज़ जुड़ गई है, वह है मास मीडिया। मास मीडिया ने एक तरह से हमारी भाषा और हमारी संवेदना दोनों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसकी मौजूदगी तो पहले से थी, लेकिन इस बीच में जो वित्तीय पूंजी आई है उस वित्तीय पूंजी के साथ मास मीडिया का जुड़ाव हो गया है। और इसके कारण मास मीडिया ने एक तरह से साहित्य के रूप को भी परिवर्तित किया है। उसने साहित्य का फलक विस्तारित किया है। सृजन के नए नए माध्यम पैदा हुए हैं जिन्होंने साहित्य के स्वरूप को प्रभावित किया है। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि अब अध्ययन के लिए सिर्फ लिखित साहित्य नहीं, बल्कि फिल्मों के लिए जो पटकथाएं लिखी जा रही थीं उन पटकथाओं का भी अध्ययन हो रहा है और उसे भी नाटक का एक नया विकासमान रूप माना जा रहा है। मास मीडिया का ही एक नया रूप पत्रकारिता भी दिखाई पड़ रही है और पत्रकारिता ने हमारे भाषा में अद्भुत परिवर्तन किए हैं। और एक तरह से कह लीजिए कि जो साहित्यिक पत्रकारिता की हमारी विरासत रही है भारतीय अथवा यूरोपीय पुनर्जागरण में, वह एक नए तरह के बदलाव से गुजर रहा है। क्योंकि जो नए दौर में मास मीडिया आया है उसके जरिए जिस तरह की भाषा की निर्मिति हो रही है, वह भाषा नवजागरण काल की समूची भाषा से भिन्न किस्म की है। वह चित्रात्मक भाषा अधिकाधिक होती जा रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि जिस तरह की हिंदी हम पढ़ते आए हैं उस तरह की हिंदी संभवतः इस दौर में नहीं रह पाएगी।
और इसी के कारण यह भाषा का भी परिवर्तन हो रहा है। मास मीडिया का ही एक नया रूप है कि आप देखिए कि इंटरनेट आया है और इंटरनेट के आने से भी भाषा में परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि इंटरनेट आधारित पाठकों का नया वर्ग भी पैदा हुआ है और उस नए वर्ग के अपने तरह की ज़रूरतें हैं, पढ़ने की उसकी अपने तरह की आदतें हैं और निरंतर वह साहित्य के चले आते हुए रूपों, उसके आस्वाद के तरीकों में नए तरह का बदलाव पैदा कर रहा है। अब आप देखिए, जैसा हमने कहा कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के कारण एक नए तरह की दुनिया विकसित हुई है और जिसमें साम्राज्यवाद की वापसी हुई है, उसके कारण युद्ध का माहौल बना है और एक तरह से मास मीडिया के आने से भाषा में परिवर्तन हुआ है। इसी के इर्द गिर्द हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि नए तरह के विचार सामने आए हैं। यह जो नव साम्राज्यवाद का माहौल बना है, नव उपनिवेशवाद का माहौल बना है, इसके वैधता के लिए नए तरह के मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक विद्वान हुए फ्रांसिस फुकुयामा, अमेरिका के हैं। उन्होंने एक धारणा दी, इतिहास का अंत। उन्होंने क्या कहा कि अब हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जब इतिहास का अंत हो चुका है। इतिहास का अंत, उनके कहने का तात्पर्य यह था कि इतिहास आमतौर पर विचारों का होता है। जब विचारों की दुनिया में हम कोई नए तरह की कल्पना गढ़ते हैं तो उस नए तरह के आदर्श को प्राप्त करने के लिए समूचा का समूचा मानव समाज कोई प्रयास करता है, तो इतिहास आगे बढ़ता है। लेकिन अब इस तरह का कोई नया आदर्श, कोई नए विचार, कोई नई कल्पना रह नहीं गई है। सारी की सारी कल्पनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और इसलिए इतिहास का अंत हो चुका है। उनका यह भी कहना था कि यह जो वर्तमान है वही शाश्वत वर्तमान रह गया है, अब सिर्फ उसके प्रसार के लिए ही संघर्ष रह गया है। इसी माहौल में फुकुयामा की तरह ही एक और अमेरिका के ही विद्वान आए, उन्होंने, जिनका नाम था सैमुअल हंटिंगटन, उन्होंने धारणा दी कि अब सभ्यताओं का संघर्ष होगा, अब विचारधाराओं का संघर्ष नहीं रह गया है, अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सभ्यताओं का संघर्ष होगा। विशेष रूप से ये जो दो धारणाएं थीं, ये उदारीकरण के दौर में सामने आईं और उदारीकरण के माहौल को वैधता देने के लिए इन नारों को गढ़ा गया था। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि यदि हम इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि धारणा के स्तर पर इतिहास मौजूद हो। जबकि फ्रांसिस फुकुयामा ये कह रहे हैं कि इतिहास का ही खात्मा हो गया है, क्योंकि इतिहास का मतलब है आगे बढ़ना और आगे बढ़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इसलिए हम साहित्य का इतिहास लिखने के बारे में तभी सोच सकते थे जब धारणा के स्तर पर इतिहास की कोई कल्पना मौजूद हो। फ्रांसिस फुकुयामा को कहना है कि कतई इतिहास की कोई धारणा नहीं रह गई है, मानव समाज अब और कहीं आगे नहीं बढ़ सकता है। उनकी किताब का नाम ही था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उनका कहना था कि हीगेल, जो कि जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि इतिहास का अंत हो गया है। किस समय उन्होंने कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जो उनके समय में राज्य है वह एक आदर्श राज्य है और उस आदर्श राज्य के रहते हुए अब और किसी अन्य आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के कल्पना की आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए इतिहास का अंत हो चुका है। यह हीगेल ने कहा था। हीगेल की ही धारणा को एक तरह से फुकुयामा ने लिया और उसका पुनः प्रतिपादन किया। उन्होंने ये कहा कि अब लोकतंत्र, यह जो पूंजीवादी किस्म का लोकतंत्र है, यही मानव कल्पना का अंतिम राजनीतिक प्रणाली है और इसलिए अब अंतिम मनुष्य तक
आ चुका है। अब इतिहास को और कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र के बाद विचारों की दुनिया में कोई नई बात प्रकट नहीं हुई है, इसलिए अब इतिहास के अंत का मतलब है कि लोकतंत्र के विचारों की सार्वभौमिक विजय होनी है और यह जो लोकतंत्र की अग्रगति होनी है यह भी विभिन्न तरह की बाधाओं से लड़ते हुए होगी और इन बाधाओं को पार करके ही दुनिया में शासन की एकमात्र वैध पद्धति के रूप में लोकतंत्र को रहना है। अब इतिहास यहीं तक अपने अंत तक आ पहुंचा है, इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं रह गई है। अब फ्रांसिस फुकुयामा ने जो ये कहा तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि यह दरअसल कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये लोकतंत्र के नाम पर अमेरिकी जो शासन पद्धति है उसके ही वैश्विक प्रसार की बात कह रहे हैं। तो आप ये समझिए कि 20वीं सदी में इतिहास का विरोध करने वाले जो तर्क थे उसके मुकाबले 21वीं सदी में जो इतिहास के ख़त्म होने के तर्क दिए जा रहे हैं वह ज़्यादा गंभीर तर्क हैं और इसलिए नए दौर में साहित्य का इतिहास लिखना और भी एक तरह से चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अब ये देखिए कि दुनिया के हालात में बदलाव आए हैं, मास मीडिया का प्रभाव पड़ा है, विचारों में उथल पुथल हो रहा है और इसके कारण इतिहास का दृष्टिकोण बदल चुका है। इन सब के चलते एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर असर पड़ा है, वह यह है कि जो राष्ट्र राज्य है उसकी जो वैचारिक उपस्थिति है उसमें बदलाव आया है। आप देख रहे हैं कि जो नया समय है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल राष्ट्रों के भीतर नहीं आ रहा है, राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर नहीं आ रहा है, बल्कि वो एक तरह से राष्ट्रों के आर पार की आबादियों को प्रभावित कर रहे हैं ये बदलाव। और आप जानते हैं कि जो इतिहास होता है, इतिहास की हमारी जो पूरी धारणा है वह पूरी धारणा एक तरह से राष्ट्र राज्य आधारित इतिहास लेखन की धारणा है। इतिहास जब भी लिखा जाता था, हम भी जब कभी इतिहास लिखने बैठते हैं अथवा इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आम तौर पर जो इतिहास होता है वह किसी न किसी देश का इतिहास होता है अथवा उस देश के निर्माण का इतिहास होता है। बहुत कम इतिहास ऐसे लिखे गए हैं जिसमें देश की बजाय देश के मुकाबले विशाल भू क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया हो। इस तरह की कोशिश बहुत पहले फ्रांस में अनाल्स स्कूल के इतिहासकार जो थे फर्नांद ब्रॉदेल, उन्होंने एक कोशिश की थी कि उन्होंने भूमध्य सागर का इतिहास लिखने की कोशिश की थी और इस लेखन के जरिए राष्ट्र राज्य केंद्रित इतिहास लेखन को चुनौती दी थी। यूरोप में हम जानते हैं कि ज़्यादातर राष्ट्र राज्य किसी एक भाषा के साथ विकसित हुए हैं और इसीलिए पश्चिमी देशों में जब भी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उस संबद्ध भाषा के इतिहास का लिखा गया, इसलिए उस भाषा का इतिहास साथ ही साथ उस देश का भी इतिहास हुआ करता था। लेकिन भारत जो देश है वह एक भाषा का देश तो है नहीं, यह एक बहुभाषिक देश था और यहाँ पर भी लेकिन हमने एक तरह से अलग अलग भाषाओं का इतिहास लिखने की कोशिश की थी। जो हम जानते हैं कि कोई भी बहुभाषिक देश होता है वहाँ पर कोई भी एक भाषा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहती। हिंदी क्षेत्र में किसी भी इलाके में चले जाइए तक कम से कम एक या दो भाषाओं की मौजूदगी रहती है। नए दौर में नए तरह का जो इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है, खुद यूरोप में भी ऐसा इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है जिसमें
साहित्य के इतिहास में बहुभाषिकता पर जोर दिया जा रहा है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम इसके बारे में निरंतर विचार कर सकते हैं। अब यह जो नए किस्म का साहित्य इतिहास लिखा जा रहा है यूरोप में, उसमें आप देखेंगे कि एक ही भाषा का इतिहास नहीं, बल्कि विभिन्न भाषाओं का आपस में संपर्क, यहाँ तक कि साहित्य के साथ अन्य चीज़ों का जुड़ाव। उदाहरण के लिए साहित्य का शिक्षा से क्या संबंध है, साहित्य का प्रकाशन के साथ क्या संबंध है, जन संचार ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया हुआ है, जो संस्थान हैं, जैसे हम जानते हैं कि यूरोप में चर्च एक बहुत बड़ा संस्थान है, तो उस चर्च ने किस तरह से साहित्य को प्रभावित किया है। सरकारें, जो विभिन्न देशों की सरकारें होती हैं, उन्होंने साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया है। तो साहित्य का इतिहास लिखने के लिए यूरोपीय देशों में जो नए तरह की कोशिश हो रही है, उसमें साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह जो साहित्य से जुड़ी हुई अन्य चीज़ें हैं, उनकी भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। अब जैसे हमारे देश के संदर्भ में आप कहिए तो आप देखेंगे कि खुसरो, विद्यापति, रहीम और अनेक आधुनिक कवियों के लेखन में भी, वर्तमान समय में भी अगर हम आएँ या प्रगतिशील आंदोलन के दौर में, नई कविता के दौर में हम देखें तो नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इस तरह के लेखकों में सिर्फ एक भाषा मौजूद नहीं है, बल्कि एकाधिक भाषाएं मौजूद हैं। और जब हम एक भाषा के साहित्य के इतिहास के नाते उन पर विचार करते हैं, तो उनकी बहुभाषिकता के साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि हम बहुभाषिक साहित्य इतिहास को नया नज़रिया बनाएंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह के लेखकों के साथ हम न्याय कर पाएंगे। यह जो हमने कहा कि नए किस्म के साहित्य इतिहास लेखन में, एक बात तो हमने कही बहुभाषिकता का नज़रिया, दूसरी बात हमने कहा कि साहित्य जो अन्य प्रसंगों से जुड़ा हुआ है, उनसे जोड़ करके साहित्य के इतिहास का लेखन, इस पर जो हम ध्यान देते हैं, त्यों हमारे नज़र में एक नई चीज़ सामने आती है। वह यह कि साहित्य केवल साहित्य नहीं है, बल्कि जो व्यापक ज्ञानात्मक विमर्श है, उसके साथ जोड़ करके साहित्य को देखा जाए। क्योंकि साहित्य भी, अब साहित्य की धारणा में भी बदलाव आ रहा है। अब उसे केवल कल्पना प्रसूत लेखन नहीं माना जा रहा है, बल्कि उसमें कथात्मक और तथ्यात्मक, लिखित और मौखिक, क्लासिक तथा लोकप्रिय, इन सब के बीच में जो सीमा रेखाएं बनी हुई थीं, जिनमें बांट करके साहित्य के विचारक देखा करते थे, वो सीमा रेखाएं टूट रही हैं। और लगातार ये देखा जा रहा है कि कथात्मक लेखन सिर्फ कथात्मक नहीं होता है, बल्कि कथात्मक प्रविधि है, और उस कथात्मक प्रविधि के भीतर भी तथ्यात्मकता उभरती है। इसी तरह से जो लिखित और मौखिक है, वह उस तरह से एक दूसरे से पूरी तरह से अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि लिखित भी मौखिक को प्रभावित करता है और मौखिक भी लिखित को प्रभावित करता है। कोई भी जो मौखिक साहित्य है, वह भी हमारी साहित्यिक परंपरा का उसी तरह से अंग होता है जैसे लिखित साहित्य होता है, क्योंकि मौखिक ही बाद में उभर करके लिखित के रूप में सामने आता है। यहाँ तक कि क्लासिकीय भी ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से दुनिया से अलग हो, बल्कि जो लोक में प्रचलित है वही आगे चल करके एक तरह से मानदंड के रूप में अवस्थित हो जाता है। इसलिए लोकप्रिय और क्लासिक के बीच में भी एक तरह का संवाद है और इसे देखा जा रहा है, इसे समझा जा रहा है। इसलिए साहित्य की धारणा में भी परिवर्तन आ रहा है और यहाँ तक कि साहित्य का जिस तरह से अभिग्रहण होता है,
वह एक विशेष तरह की सामाजिक स्थिति में साहित्य का अभिग्रहण होता है। इसलिए साहित्य इतिहास लेखन केवल और केवल साहित्यिक परंपरा नहीं होता है, बल्कि साहित्य के अभिग्रहण के सामाजिक संदर्भ की भी परंपरा होता है। और जब हम इस तरह से साहित्य इतिहास लिखेंगे तो वह साहित्य इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे समाज में साहित्य की जो मौजूदगी है उसके लिहाज से साहित्य के प्रति एक नए तरह का नज़रिया पैदा हो जाएगा। कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि यह जो सामाजिक परिवर्तन आए हैं, साहित्य की धारणा में परिवर्तन आए हैं, इनको समझकर ही हम इतिहास पर पुनर्विचार करते हैं, क्योंकि अतीत और वर्तमान को समझकर ही भविष्य की दिशा तय की जा सकती है। इसलिए जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि साहित्य इतिहास इसलिए भी जानना जरूरी है ताकि हम भविष्य के समाज का निर्माण कर सकें। जो विद्यार्थी हैं, जो पाठक हैं, जो अध्यापक हैं, जो साहित्य के विचारक हैं, वो इतिहास को इसलिए समझते हैं ताकि साहित्य के विकास की दिशा का अनुमान लगाया जा सके। तो स्वाभाविक तौर पर अगर हम अपने समाज के अतीत को समझेंगे, वर्तमान को समझेंगे, तभी हम भविष्य की दिशा को तय कर सकते हैं। जो जिस चेतना पर वर्तमान खड़ा होता है वहीं से वह भविष्य की आवश्यकता को समझ पाता है, और भविष्य की आवश्यकता का जैसा बोध होता है उसी के साथ साहित्य के अतीत को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अतीत तो अनंत है। उस अनंत में चयन करके साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, और यह जो चयन होता है वह वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप चयन होता है। यदि हम नए तरह का साहित्य का इतिहास की आवश्यकता समझेंगे तो हम जो साहित्य का इतिहास लिखेंगे उसमें समाज जो सामाजिक परिस्थिति है वह केवल भूमिका और उपसंहार के रूप में नहीं मौजूद होगी, बल्कि साहित्य की समूची विकास प्रक्रिया, साहित्य का पूरा अभिग्रहण, यही एक संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया के रूप में दिखाई पड़ेगी। हम जो नया इतिहास लिखेंगे वह ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसमें जो लेखक है, लेखक की लिखी हुई जो रचना है, उस रचना का जो पाठक है, उनका जो संबंध है वह संबंध एक तरह का विकासशील संबंध हो। साहित्य के जो रूप हैं वो और समाज का जो विकास है उनका आपसी संबंध भी स्पष्ट हो, और सामाजिक विकास के साथ साहित्य का जो परिवर्तन हुआ है वह भी हमारे सामने अच्छी तरह से स्पष्ट होकर के सामने आ सके। साहित्य के इतिहास की आवश्यकता का यही तात्पर्य होता है।